दोस्तों, रात का एक एक पल अब मुझे पत्थर की तरह भारी लग रहा था। मैं उस दरख्त की शाख पर बैठा था। थकान से जिस्म बोझल हो गया था, लेकिन आंखें नींद से इनकार कर रही थी। पाय कब का बुझ चुका था और मुझे मालूम था अगर मैं उसे दोबारा जलाता तो मेरी सारी मेहनत, सारी तैयारी एक पल में बर्बाद हो जाती। माचिस की एक छोटी सी चिंगारी भी जंगल का बाग महसूस कर लेता और वो अब किसी भी लम्हे लौटकर आने वाला था। घड़ी देखी तो 7:30 बजने को थे। उस वक्त जंगल का माहौल बिल्कुल अलग हो जाता है। दिन की रोशनी के साथ थोड़ी तसल्ली होती है, लेकिन रात रात तो इंसान के दिल में डर की नई नई लहर उठाती है। और तभी कुछ दूर से एक आवाज़ उठी, गीदड़ की खामोशी को चीरकर निकली हुई आवाज़। वाह, वाह, वाह। दोस्तों, ये आवाज़ सुनकर मेरी रूह तक कांप गई। गीदड़ जंगल के सबसे होशियार जानवर होते हैं। वो तभी चीखते हैं जब उन्हें महसूस हो कि असली बादशाह, असली खौफ उनके आसपास है। और मुझे यकीन हो गया, जंगल का वो बिगड़ा हुआ बादशाह, वो मैनीटर बाघ अब आ रहा था। मैं तुरंत सीधा होकर बैठा, राइफल दोनों हाथों में मजबूती से पकड़ी। नाली पर जो टॉर्च मैंने पहले ही फिट कर चुका था, उसका बटन उंगलियों के पास रखा। हर पल गुजर रहा था जैसे सालों का बोझ हो। 5 मिनट, फिर 10, फिर 20। हर गुजरने वाला लम्हा अपने साथ एक नया डर लेकर आता। और फिर जंगल के सन्नाटे को चीरकर एक अजीब सी आवाज़ गूंजी, हड्डी के टूटने की आवाज़, जैसे कोई ढांचा छिन्न भिन्न कर रहा हो। ये था बाघ। वो बिल्कुल पास था। वो पुजारी की लाश पर मसरूफ था। हर क्रंच, हर आहट मेरे दिल पर वार कर रही थी। मैंने बंदूक उठाई, बैरल को उसी झाड़ी की तरफ घुमाया। उंगली ट्रिगर पर गई और टॉर्च का बटन दबाया। लेकिन दोस्तों, अगले ही पल मेरी सारी दुनिया हिला दी। टॉर्च जली ही नहीं। मेरे हाथ पैर थरथराने लगे। मैंने बटन बार बार दबाया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन अंधेरा वैसे का वैसा था। और उस अंधेरे में बाघ की खुराक की आवाज़ और तेज होती गई। मेरे होश उड़ा दिए उसने मुझे। मैंने धीरे से टॉर्च खोली, सेल चेक किया और देखा पहला सेल उल्टा लगा हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने तुरंत उसे सही किया। और जैसे ही टॉर्च से रोशनी फूटी, जंगल की काली जमीन से एक झलक उभरी। एक हल्की सी झलक, मैनीटर बाघ की। उसकी चमकती आंखें मेरी सीधी टॉर्च की रोशनी में 2 जलती हुई अंगारों की तरह चमकी। और फिर एक भयानक गजब की आवाज के साथ वो अंधेरे में गायब हो गया। दोस्तों, वो मुझे देख चुका था और मैं भी उसकी एक पल भर की झलक ही देख सका। लेकिन मैं जानता था अब उसके दोबारा इधर लौटने का इम्कान लगभग खत्म हो गया है। और इस एहसास ने मुझे और भी डरा दिया, क्योंकि ये बाघ अगर छुपकर इंतज़ार करे तो सुबह वापस जाते वक्त वो किसी भी झाड़ी से निकलकर मुझ पर टूट सकता था। बाघ का इंतकाम। दोस्तों, उसका इंतकाम इंसान के लिए सबसे भयानक होता है। वो अपने शिकार को चोट से नहीं, बल्कि रूह से छेड़ता है। और मैं जानता था कि अगर उसने मुझे निशाना बना लिया तो बचने का इम्कान बहुत कम है। मैंने पाइप जलाया, धुआं उठता रहा, लेकिन इस धुएं में भी सुकून नहीं था। थर्मोस से चाय पी और खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन हर पल दिल यही कह रहा था, या तो वो मुझे यहाँ गिरेगा या किसी बस्ती में घुसकर खून की नदी बह देगा। मैं घंटी घंटी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों को सुनने की कोशिश करता रहा। अगर बस्ती के कुत्ते भौंक रहे होते तो समझ आता कि बाघ उधर चला गया।
लेकिन मैं बस्ती से बहुत दूर था। सिर्फ ठंडी हवा का शोर सुनाई देता था जो रात के तीसरे पहर में तेज चलने लगी थी। पत्तों की खरक और हवा की चीख दोनों मिलकर एक ऐसा शोर बना रहे थे जो और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। और तभी सुबह की पहली किरण जमीन को छूने लगी। सूरज के उगते ही मैंने नीचे झांककर देखा और मेरी हैरत की कोई इंतहा न रही। पुजारी की लाश गायब थी। जी हाँ दोस्तों, सारी रात में दरख्त पर बैठा रहा, आंखें फड़क फड़क कर हर पल उसका इंतज़ार करती रही और बाघ चुपके से आया, लाश को उठाया और ले गया। हवा का शोर इतना था कि उसकी हल्की सी भी आहट मुझे सुनाई ना दी। उस पल मैंने अपने दिल में कहा, कितना चालाक है ये मैनीटर। सारी रात नींद और सुकून छीनकर मुझे खोखला कर दिया और अपना काम खामोशी से अंजाम दे दिया। मैं सुबह गांव पहुंचकर थोड़ा आराम करने की सोच रहा था। घर आया, चाय पी और बिना खुद को समझाए नींद ने अपना हक ले लिया। लेकिन 4 बजे सुबह मैं फिर उठ खड़ा हुआ, नाश्ता किया, राइफल उठाई और फिर से उसी पगडंडी की तरफ रवाना हो गया जहां से बाघ पुजारी को खींच कर ले गया था। एक बड़े जत्थे की शक्ल में गांव के लोग मुझे ढूंढते हुए आए। ये सभी उसी पगडंडी से गुजरते हुए मेरे तक पहुंचे। मैं उनके साथ चला और बस एक फलंग ही गुजरा था कि मेरी नज़र जमीन पर पड़ी। मिट्टी नरम थी और उस पर स्पष्ट पग मार्क्स चमक रहे थे। मैंने घुटनों के बल झुककर ध्यान से देखा। ये वही जाने पहचाने निशान थे जो मैंने पहले भी देखे थे। साफ था कि मैनीटर सुबह सुबह ही यहीं तक आया था और फिर लौट गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और चीज समझने लायक थी। उसने सिर्फ यहाँ आकर वापस नहीं गया था, बल्कि हमें ताक रहा था। जहाँ हमारे जूतों के निशान छोटे थे, उनके आसपास उसके पग मार्क्स भी बने हुए थे। कभी वो तेजी से आगे बढ़ता, जैसे हमारा रास्ता काट देगा, कभी धीरे धीरे पीछे होता, जैसे हमारी हर चाल का हिसाब ले रहा हो। मैंने तुरंत समझ लिया कि मैं इससे आगे बढ़ना ठीक नहीं समझता। एक मैनेटर की इस चालाकी को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी उतर गई थी। मैं वापस बस्ती आया और लोगों से कहा कि मुझे 2 बछड़े फंसाने के लिए चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सुनकर मुझे हैरत हुई कि गांव में जानवर नाम के बराबर थे। कोई भी आसानी से बछड़े देने को तैयार न था। कलामी से भी लाना मुश्किल था। हर दिन मैं सुबह निकलता, दूर दूर तक जाता, एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक, जंगल के किनारे, दरिया के पास, घास के खुले मैदानों में। लेकिन मैनेटर की झलक तक न मिली। 1 हफ्ते तक उसने कोई वारदात भी नहीं की, जैसे वो छुपकर हमें अपने अगले कदम के लिए तैयार कर रहा हो। फिर 8वें दिन उसने अपना रंग दिखाया। दरिया के पास की एक बस्ती से एक औरत को उठा ले गया। ये खबर मुझे तीसरे दिन मिली। सोचिए, तीसरे दिन मैं दौड़कर वहां गया, खूब तलाश की, झाड़ियों में, दरिया के किनारे, पेड़ों के नीचे। मुझे सिर्फ कुछ हड्डियां और गोश्त के छोटे टुकड़े मिल सके। ना जाने उसने एक ही बारी में सब कुछ खा लिया था या फिर 2 दिन तक लाश को खाकर अपनी भूख मिटाई थी। उस दिन मैंने सोचा, मैनीटर ने अब एक नया सबक सीख लिया है। पुजारी की लाश पर दोबारा आने की कोशिश में उसने खतरा उठाया था। शायद पहले भी किसी शिकारी ने उससे सबक दिया होगा और अब उसने समझ लिया था कि दोबारा लौटना जानलेवा हो सकता है। लेकिन उसका खौफ खत्म नहीं हुआ था। सिर्फ 3 दिन बाद ही उसने करीबी बस्ती से एक बूढ़े आदमी को उठा लिया। सोचिए दोस्तों, एक बूढ़ा जिसका शरीर अब कमजोर था, जो शायद खुद अपनी रक्षा भी ना कर सका हो, उससे अपना निशाना बनाया। और इसकी खबर मुझे तब मिली जब 5वें दिन में अचानक उस बस्ती में पहुंचा। गांव के लोग अब डर के साए में जी रहे थे। हर घर में छुपकर बैठना, रात को चूल्हा बुझा देना और बच्चे तक बाहर खेलने ना देना, ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। और जैसे इतना ही काफी ना होता, इस वाक्य के दूसरे दिन ही उसने वादी कलामी की एक छोटी बस्ती से एक जवान लड़की को उठा लिया।
गांव वाले चिल्लाते हुए एक आदमी को भेजकर मुझे इत्तला देने दौड़ाए। लेकिन दोस्तों, उस वक्त मैं जंगल के अंधेरों में उसकी तलाश में भटक रहा था। वो बेचारे लोग मुझे तलाश करते फिर गए, लेकिन मैं उनसे मिल ना सका। जब मैं रात को आवारागर्दी करता हुआ गांव पहुंचा तो देखा 2 छोटे बच्चे और 6 आदमी हथियार लेकर मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पर थकान और निराशा थी। मैं भी बेहद थक चुका था। जंगल का अंधेरा, हवा का शोर और हर पल मैनेटर की आहट का डर, यह सब मुझे अंदर से तोड़ रहा था। लेकिन उस वक्त मुझे एक ही बात समझ आई। अब ये जंग खतरनाक मोड़ ले चुकी थी। मैनेटर अब हर दिन अपना रंग बदल रहा था। एक दिन औरत, दूसरे दिन बूढ़ा, तीसरे दिन जवान लड़की। उसकी भूख इंसान के खून से मिट रही थी और पूरा कलामी इलाका उसके खौफ में जी रहा था। आप सोचिए, ऐसी हालत में एक शिकारी के दिल पर क्या गुजरती होगी, जो एक तरफ लोगों की जान बचाने निकला हो और दूसरी तरफ मौत से खुद खेल रहा हो। कलमीर के बाशिंदे इतने खौफजदा थे कि वो खुद अपने आप किसी वाक़ये की खबर देने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। इसीलिए मैंने अपना बैग उठाया, राइफल संभाली और उनके साथ निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और मेरे साथियों का कहना था कि हम अंधेरा होने से पहले मंजिल तक शायद ना पहुंच सकें। जंगल के बीच से गुजरने पर फासला तो कम हो जाता, लेकिन वहां इतनी घनी झाड़ियां थीं कि बिना खौफ के तेज चलना मुश्किल था। हर कदम पर अचानक हमले का डर बना रहता। हमने फैसला किया कि घने जंगल के बीच से निकलने के बजाय थोड़ा लंबा रास्ता इख्तियार किया जाए, जहां झाड़ियां कम थीं और ज्यादा सुरक्षा के साथ चलना मुमकिन था। हम सब तेजी से कदम बढ़ा रहे थे। मैं चाहता था कि सूरज डूबने से पहले ही वहां पहुंच जाऊं। रास्ते में 2-3 छोटी बस्तियों से गुजरने के बावजूद हमने अपनी रफ्तार बरकरार रखी। फिर भी लग रहा था कि सूरज डूबने से पहले मंजिल तक पहुंचना मुश्किल होगा। जब हम कलमीर गांव के करीब आ गए तो मुझे बताया गया कि मैन ईटर ने जिस लड़की को उठाया था उस तरफ गया था, जहां से हम अभी बस्ती की तरफ बढ़ रहे थे। इसका मतलब था कि किसी भी वक्त हमारा सामना मैन ईटर से हो सकता था। ये भी मुमकिन था कि वो अचानक हम पर हमला कर दे, और ये भी संभव था कि वो अपने शिकार के साथ ज़्यादा दूर ना गया हो, बल्कि इसी इलाके में छुपकर हमारी आमद को महसूस कर रहा हो ताकि हम पर भी वार कर सके। ये सोचकर हमने अपनी रफ्तार धीमी कर दी और बेहतरीन एहतियात बरतने लगे। सूरज के डूबते ही रोशनी कम होती जा रही थी और अंधेरा करीब आ रहा था। हमारे लिए सलामती इसी में थी कि अंधेरा होने से पहले गांव तक पहुंच जाएं। मगर हर कदम पर मैन ईटर का खौफ साथ चल रहा था। हमारी रफ्तार अब खौफ के वजह से बहुत धीमी हो गई थी। अचानक एक आदमी के मुंह से जोर की चीख निकल गई। सबके हाथ पांव फूल गए। मैंने तुरंत राइफल को सीधा किया और सामने की झाड़ियों को घूरा। वहां मुझे उस बदनसीब लड़की का खून से लथपथ लहंगा पड़ा हुआ मिला, जो मैन ईटर ने उसके जिस्म से नोचकर फेंक दिया था। अब सबको यकीन हो गया था कि लाश भी आसपास कहीं जरूर होगी, और ये भी मुमकिन था कि मैन ईटर खुद भी यहीं छुपकर हमारी हर हरकत को देख रहा हो, ताकि हम पर भी वार कर सके। ये सोचकर मैंने पास की झाड़ियों को तलाशना शुरू कर दिया। अंधेरा तेज हो रहा था और वक्त हाथ से निकलता जा रहा था। ये सिर्फ एक इत्तेफाक था कि हमें इतनी आसानी से लाश का निशान मिल गया। मैंने चाहा कि मेरे साथी मुझे छोड़कर आगे निकल जाएं, ताकि मैं अकेला लाश की तलाश कर सकूं, लेकिन उनमें से कोई भी जाने को तैयार नहीं था। सबका इसरार था कि मैं उनके साथ ही चलूं। उनका डर इतना गहरा था कि उन्हें लगता था अगर वो मुझे छोड़कर चले गए तो मैं अकेला मैन ईटर का शिकार बन जाऊंगा। गांव तक का फासला बस मील सवा मील था, लेकिन जंगल के अंधेरे, घनी झाड़ियों और मैन ईटर के खौफ के बीच
वो रास्ता समुंदर से गहरा और पहाड़ से ऊंचा लग रहा था। मेरे लिए यह इंतहा मुश्किल था कि पहले उन्हें सुरक्षित गांव तक पहुंचाऊं और फिर लौटकर लाश ढूंढने निकलूं, क्योंकि अंधेरे में इतना रास्ता तय करना अपनी जान खतरे में डालने के बराबर था। फिर भी मेरे पास और कोई रास्ता न था। मुझे लाश को तलाश करना ही था। ये सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि इंसानी फर्ज था। लेकिन उस वक्त अंधेरा तेज हो गया था और मैन ईटर वहां मौजूद नहीं था। आखिर एक झाड़ी के अंदर हमें लाश मिली। ये एक नौजवान लड़की की लाश थी। उसका लहंगा चूर चूर हुआ पड़ा था, जिसमें खून के दाग अब भी चमक रहे थे। उसका जिस्म मैन ईटर ने नोच डाला था। जमीन पर लहू की गंध अभी भी ताजगी से फैली हुई थी। जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचे, वैसे वैसे अंधेरा गहरा होता गया। रात की सन्नाटा, झाड़ियों में से गुजरती हवा और कभी कभी कोई रात का परिंदा, सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे जैसे मौत खुद हमारा पीछा कर रही हो। मुझे एहसास हो रहा था कि वापस लौटना अब जानबूझकर मौत को गले लगाना होगा। गांव के लोगों को जब यह खबर मिली कि लाश मिल गई है, तो पूरा गांव एक मनहूस सन्नाटे में डूब गया। लड़की की मां ने जमीन पर गिर गिर कर चीखना शुरू कर दिया। वो अपने सर पर मिट्टी डाल रही थी, कभी दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर रब को पुकारती और फिर सीना पीटकर बेहोश होने लगती। उसकी चीख, उसके आंसू, उसकी तड़प आज भी मेरी रूह को कांप देती है। मुझे ऐसा मंजर जिंदगी में पहली बार देखने को मिला था। मेरा दिल भर आया। मैं चुपके से एक पेड़ के नीचे बैठ गया ताकि अपने जज्बात को छुपा सकूं। लेकिन उस मां का दर्द इतना गहरा था कि मेरे अंदर की मजबूती भी हिल गई। थोड़ी देर बाद लड़की का बाप मेरे पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर मजबूरी की लकीरें और भी गहरी थी। उसने मिन्नत भरे अंदाज में कहा, साहब, मेरी बेटी की लाश लाने में मेरी मदद करो। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बेटी की आखिरी रसूमात खुद अंजाम दूं। मुझे मालूम था कि अगर हमने लाश वहां से उठाई तो मैन ईटर रात को वापस आएगा और अपना शिकार छीना गया देखकर और भी होशियार हो जाएगा। एक मैन ईटर जितना होशियार होता जाता है, उसका शिकार करना उतना ही मुश्किल होता जाता है। मैं चाहता था कि इस बार भी वो आराम से लाश पर लौट कर आए, ताकि उसे मारने का एक नया मौका मिल सके। इसी वजह से मैंने लाश को उठवाने से इनकार कर दिया। बाप समझ गया, लेकिन उसके चेहरे पर गहरी मायूसी उतर आई। वो चुपचाप लौट गया और अपनी रोती हुई बीवी के पास जाकर बैठ गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही मैंने अपनी पाइप जलाई, लड़की की मां रोती हुई मेरे पास आ गई। उसके आंसू मिट्टी में गिर गिरकर छोटे छोटे दाग बना रहे थे। लोग उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, उसे घर ले जाना चाहते थे, लेकिन वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। उसका सिर्फ एक ही अरमान था कि मैं उसकी बेटी की लाश ला दूं। उसकी चीखें, उसकी आहें मेरे दिल को तोड़ रही थीं। कभी वो मेरे सामने हाथ जोड़ती, कभी सिर झुकाती, कभी सीना पीटने लगती और कभी मिन्नत करती कि मैं उसकी बेटी को वापस ला दूं। उसकी ज़बान के हर लफ्ज़ को शायद मैं सुन नहीं पा रहा था, लेकिन उसके दिल का दर्द समझ रहा था। मैंने बार बार गांव के लोगों से कहा कि उसे घर ले जाओ, मुझे परेशान न करो। लेकिन वो औरत, उसका दर्द, उसका रूह को चीर देने वाला रोना मुझे हिला कर रख रहा था। उस बदनसीब माँ की चीखें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। उसका आंसुओं से भरा चेहरा अब भी मेरी यादों में जिंदा है। वो मंजर ऐसा था जो जिंदगी भर भूलना मुमकिन ही नहीं। आखिर मैंने फैसला किया। मैंने कुछ मर्द गांव के साथ लिए, जिनमें उस लड़की का बाप भी शामिल था, और हम दोबारा जंगल की तरफ रवाना हो गए। रात का अंधेरा और मैन ईटर का खौफ दोनों हमारे साथ साथ चल रहे थे।
टॉर्च की रोशनी में हम संभलते हुए आगे बढ़ते गए। हर कदम पर खौफ साथ चल रहा था, लेकिन रास्ते में ना तो किसी तरह की रुकावट आई और ना ही कोई हादसा हुआ। सिर्फ पत्तों की खरक, कभी दूर से बुलबुल की चीख और हमारे अपने कदमों की आहट जंगल की खामोशी को तोड़ रही थी। मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि मेरा अकेला लौटकर आने का इरादा कितना खतरनाक था। ये फैसला सिर्फ हिम्मत का नहीं, बल्कि मौत को गले लगाने का भी था। लाश अब भी उसी झाड़ी में पड़ी थी, बिल्कुल उसी हालत में जैसे हमने पहले देखी थी। मैनीटर अभी वापस नहीं आया था। मेरे साथियों ने देर न करते हुए लाश को उठाया और सीधे गांव की तरफ चल दिए। उनके चेहरे पर डर अभी भी था, लेकिन उनका इरादा मजबूत था। मैंने अपने लिए एक मजबूत और तनावदार दरख्त चुना। उसकी मोटी शाखें इतनी ऊंची थी कि वहां से पूरा इलाका साफ नजर आ सके। मैं उस पर चढ़ गया और एक जगह बैठकर मैनीटर का इंतजार करने लगा। राइफल मेरे गोद में थी और पाइप मेरे होठों तक। मैंने जैसे ही एक कश लिया, अचानक मेरे सामने कुछ दूर झाड़ियों के पीछे दो आंखें चमकती हुई नजर आईं। रात की उस खौफनाक तारीकी में वो आंखें ऐसे लग रही थी जैसे दो अंगार अंधेरे को चीर रहे हों। एक पल के लिए मेरी सांस अटक गई। वो आंखें सीधी मुझे घूर रही थी। 2-3 लम्हों तक वो आंखें मेरे ऊपर मरकूज रहीं। फिर धीरे से वो बस्ती की तरफ घूम गई और गायब हो गई। मेरे जहन में 2 सवाल घूमने लगे। क्या ये मैनीटर ही था? और अगर था, तो क्या वो उन लोगों के पीछे निकल गया है जो लाश लेकर गांव की तरफ जा रहे हैं? कुछ देर तक जंगल फिर से एक भयानक सन्नाटे में डूब गया। हवा भी जैसे रुक सी गई थी। फिर ऐसा लगा जैसे मैनीटर वहां से चला गया हो। रात धीरे धीरे गुजर रही थी। रात के 11:30 बज रहे थे कि अचानक मुझे बस्ती की तरफ से आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़े जानवर के दांत हड्डियों पर लग रहे हों। चबाने की खुरदनाक आहट। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने राइफल मजबूती से पकड़ ली। खुदा खुदा करके वो रात कट गई। जैसे तैसे सूरज निकल आया और रोशनी फैल गई। सुबह बस्ती पहुंचने पर मुझे मालूम हुआ कि रात को कुत्ते एक ही तरफ शुमाली सिमत में जमा होकर भौंक रहे थे। ये उनकी आदत होती है जब वो किसी बड़े जानवर की मौजूदगी को महसूस करते हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने राइफल उठाई और उसी शुमाली तरफ चला गया। जमीन पर मुझे मैनीटर के पग मार्क्स नजर आए। कहीं ये निशान बहुत साफ थे और कहीं पत्थरों की वजह से धुंधले पड़ गए थे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो इसी रुक गया था। किसी से तफसील पूछने की जरूरत नहीं समझी। मैं सीधा कलमीर की तरफ रवाना हो गया। जब मैं कलमीर पहुंचा तो शाम के 4 बज चुके थे। मैंने एक बार फिर रात भर जागकर मैनीटर का इंतजार करने का प्रोग्राम बनाया। इस बार मैंने गांव के एक पुराने मंदिर का इंतखाब किया। वो मंदिर गांव से थोड़ा बाहर था, एक छोटे से आहते के अंदर। आहता कांटेदार झाड़ियों से घेरा गया था ताकि कोई जंगली जानवर या दरिंदा अंदर ना आ सके। मंदिर क्या था, बस एक लंबा चौड़ा चबूतरा, लगभग 5 फुट ऊंचा, और उस पर एक छोटा सा कमरा। कमरे में चंद मूर्तियां रखी थी जिनको कलमीर के बाशिंदे अपना भगवान मानते थे। इधर उधर कुछ सामान पड़ा हुआ था, मिट्टी के दिए, थोड़े फूल और कुछ पुराने कपड़े। मंदिर के अहाते में दाखिल होने का एक ही रास्ता था जो रात को कांटा लगाकर बंद कर दिया जाता था, लेकिन मैंने इस बार उसे खुला छोड़ दिया। मेरा इरादा था कि अगर मैनीटर यहां आया तो वो सीधा इसी राह से गुजरेगा और मुझे एक मौका मिलेगा।
उस रात जंगल में चांदनी हल्के धुंध जैसी मध्यम फैली हुई थी। हवा में एक ठंडी थरथराहट थी जो सिर के बाल खड़े कर देती थी। मैं मंदिर के चबूतरे पर दरवाजे की दीवार से टेक लगाकर बैठा। राइफल गोद में थी और पाइप जल रहा था। हर एक लम्हा, हर एक आहट मेरी धड़कन तेज कर रही थी। अचानक एक अजीब सी आहट के साथ मेरे कानों में दिल चीर देने वाली चीखें गूंज उठीं, जैसे एक साथ कई औरतें रो रही हों, जैसे मौत ने अपना शिकार किया हो और उसकी गूंज रात को चीरकर बाहर आ गई हो। मैं एक झटके से उठ खड़ा हुआ, नजर हर तरफ दौड़ाई, लेकिन सामने सिर्फ खामोशी थी। दूर तक कुछ भी नजर नहीं आया। उस पल मेरे रोम रोम खौफ से भर गया। क्या यह चीख सच में थी या जंगल का धोखा? चांद डूब चुका था और अब सिर्फ तारे ही चमक रहे थे। रात की खामोशी इतनी गहरी थी कि ना गांव में कोई आहट थी और ना ही कुत्ते भौंक रहे थे। जंगल में एक ऐसा सन्नाटा था जो इंसान के दिल को चीर कर अंदर तक उतर जाता है। सिर्फ एक आवाज थी जो इस खामोशी को तोड़ रही थी, दरिया बरामा की मस्ती भरी लहरों का मधुर गीत। उसकी शोख लहरों की आवाज दूर तक गूंज रही थी, जैसे प्रकृति खुद एक राज सुना रही हो। मैंने घड़ी की तरफ देखा। 5:20 हो चुके थे। पूरी रात गुजर गई थी। मैं मंदिर के चबूतरे पर बैठा हुआ मैन ईटर का इंतजार करते करते कब सो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। जो दिल चीर देने वाली चीखें मैंने सुनी थी वो असल में सिर्फ मेरे ख्वाब का हिस्सा निकली। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर उस वक्त मैन ईटर सच में आ जाता तो क्या होता? ये ख्याल आते ही मेरा एक एक रोम कांप गया। पूरा जिस्म खौफ से भर गया। जैसे किसी अनजानी ताकत ने मुझे झंझोड़ा हो, वैसे ही मैंने अपने अंदर एक अजीब सा एहसास महसूस किया। मुझे लगा खतरा बिल्कुल करीब है और मुझे हर पल संभल कर चलना होगा। मैंने तुरंत अपनी राइफल उठाई और सांस रोककर आसपास का जायजा लेने लगा। पर दोस्तों, उस अंधेरी रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ इतना महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे घूर कर देख रहा है, जैसे हर एक झाड़ी के पीछे कोई बैठा हो। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे लिए हर पल बोझ बन गया था। पसीने में भीग गया था मैं। पूरे जिस्म में एक अजीब सी कसक और तनाव भर गया था। इस घबराहट में आधा घंटा बीत गया। मैं थक कर हल्की सी एहतियात के साथ पाइप जलाने लगा। आग का धुआं उठा तो एक पल को सुकून मिला, पर फिर एक नई सोच ने परेशान कर दिया कि अगर मैन ईटर पास है तो वो हमला क्यों नहीं कर रहा। तभी रात का अंधेरा धीरे धीरे हल्का पड़ने लगा। पूरब से सूरज की लाली जमीन पर फैलने लगी। मैंने देखा मंदिर से कुछ ही फासले पर एक लंबी सी काली परछाई पहाड़ियों की तरफ जा रही है। दिल ने तुरंत कहा, ये वही मैन ईटर है, लेकिन शायद उसने मेरी राइफल देख ली थी और समझ गया था कि मैं शिकारी हूं, इसलिए वापस मुड़ गया। मैं यही सोचता हुआ मंदिर के चबूतरे से नीचे उतरने लगा, पर जैसे ही आखिरी सीढ़ी पर आया, मेरी चाल रुक गई। दोस्तों, जो मैंने देखा उसने मेरी सांस रोक दी। वो मैन ईटर मुझे पहचान कर वापस नहीं गया था, बल्कि मैंने ही उसे गलत पहचाना था। धीली सी रोशनी में मैंने देखा एक काला सा धब्बा मंदिर के अहाते की कांटों के पास दुबका हुआ धीरे धीरे उस रुख में बढ़ रहा था जहां से मंदिर का इकलौता रास्ता बाहर निकलता था, और मैं भी उसी तरफ जा रहा था। मैं वहीं रुक गया। एक पल को उस काली परछाई को देखता रहा। फिर अचानक वो धब्बा गायब हो गया। मैंने तुरंत टॉर्च जलाई, लेकिन मैन ईटर नजर नहीं आया। आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई। वापस चबूतरे पर आकर अपनी जगह संभाल ली। अब मुझे यकीन हो गया था
मैनीटर मुझसे आंख मिचौली खेल रहा है। और दोस्तों, ये खेल खतरनाक था, बहुत खतरनाक। सुबह होने तक मैंने वहीं बैठे बैठे रात काटा। दिन की रोशनी फैलते ही मैंने देखा कि मंदिर के अहाते के आसपास मैनीटर के पगमार्क साफ नजर आ रहे थे। वो आया था, लेकिन अपने इरादे में नाकाम वापस लौट गया। नए पगमार्क्स देखकर लग रहा था कि वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गुजरा है और पहाड़ियों की तरफ निकल गया है। जब मैं गांव पहुंचा, लोगों ने मुझे बताया कि पूरी रात मैनीटर गांव में घुसने की कोशिश करता रहा। हर एक को उसकी आहट महसूस होती रही, लेकिन वो अपने शिकार में सफल नहीं हो सका। और दोस्तों, उस रात ने मुझे एक बात समझा दी कि एक मैनीटर के इरादे कितने चालाक होते हैं। वो सिर्फ ताकत से नहीं, अपनी चालाकी और शातिर दिमाग से भी शिकार करता है। और शिकारी के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान यही है, उसके दिमाग का सामना करना। सुबह का वक्त था। मैंने चाय पी और उन गांव वालों के साथ दरिया की तरफ चल पड़ा जो हमेशा की तरह जत्था बनाकर पानी लेने निकलते थे। उनमें औरतें भी थीं, बच्चे भी और कुछ मर्द भी। गांव के जीवन का ये एक हिस्सा था, सुबह सुबह दरिया से पानी लाना। सबके मटके सूरज की पहली किरणों में चमक रहे थे और लोग अपने अपने दिनोच्चर के काम पर निकल पड़े थे। रास्ता पहले पहले शांत था, सिर्फ पैरों की आहट और मटकों की खनक। वापस आते वक्त औरतें आगे आगे चल रही थीं और मर्द उनके पीछे। मैं मर्दों के बीच ही था। गांव की ये रोशनी भरी आमदोरफ्त आम लग रही थी, लेकिन दोस्तों, जंगल के अंधेरों में मौत पहले से घात लगाकर बैठी थी। जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, एक ऐसी घटना घटी जो सबको हिला गई। एक औरत के हाथ से मटका छूटकर जमीन पर गिर गया। उसके बाद उसके मुंह से एक ऐसी चीख निकली जो जंगल के सन्नाटे को चीर गई। वो घबराकर पलटी और मर्दों की तरफ भागी। और दोस्तों, ऐसा लगा जैसे खौफ एक से दूसरे में दौड़ गया हो। मर्दों के हाथ से भी मटके गिर गए। मिट्टी पर मटकों के टूटने की आवाज गूंजी और अगले ही पल मौत खुद सामने आ खड़ी हुई। मंदिर की बात से मैन ईटर उभर कर सामने आया। उसका रूप देखते ही इंसान का खून जम जाए। सीना ताने हुए, भूख से बेहाल, मुंह खुला हुआ और खूंखार दांतों की चमक से लग रहा था जैसे मौत का दरवाजा ही खुल गया हो। उसकी आंखों में ऐसी लालिमा थी जैसे खून टपक रहा हो। औरतें और मर्द दरिया की तरफ भागने लगे। डर का आलम ऐसा था कि हर कोई अपनी जान बचाकर दौड़ रहा था। अगर वो लोग दरिया की तरफ भागने के बजाय घबराहट में मुझे घेर लेते, तो शायद आज ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती। लेकिन दोस्तों, उस वक्त मुझे एक पल भी गंवाने का वक्त नहीं था। मैंने तुरंत अपनी राइफल कंधे से उतारी। मेरे सामने खौफनाक मैन ईटर अपने पिछले पैरों से झुका हुआ था, बस एक छलांग में मुझ पर टूट पड़ने के लिए तैयार था। मेरी उंगली ट्रिगर पर गई। मैंने उसकी पेशानी का निशाना लिया और गोली चला दी। दोस्तों, गोली उसकी पेशानी पर लगने के बजाय उसके खुले मुंह में घुस गई और सर के निचले हिस्सों को चीरते हुए निकल गई। उसने अपनी छलांग लगाई, लेकिन जिसमें मौत के असर बराबर के साथ समाये हुए थे। वो टूटकर जमीन पर बिखरे हुए मटकों के टुकड़ों पर गिरा। उसने गुस्से में उन टुकड़ों को ऐसे उड़ाया जैसे वो भी उसके दुश्मन हों। हर जोर से उठने की कोशिश करता, लेकिन हर बार गिर जाता। एक पल तो उसका पूरा चेहरा मिट्टी में रगड़ गया और उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि दूर से खड़ी औरतें चीख उठीं। मर्द अब मेरे पास आ रहे थे। औरतें भी दूर से भागकर करीब आ गईं। हर एक चेहरे पर खौफ और उम्मीद दोनों साफ लिखे थे। मैंने फिर से राइफल उठाई और दूसरी गोली उसके सर में उतार दी। गोली ने उसके दिमाग को चीर दिया। उसका सिर मिट्टी में धंस गया।
एक पल को ऐसा लगा जैसे जमीन भी उसकी दहाड़ को अपने अंदर समेटना चाहती हो। मैनीटर अब जमीन पर तड़प रहा था। उसका जिस्म झटकों से भर गया था। पैर थरथरा रहे थे। मुंह से गाढ़ा सुर्ख खून बह रहा था जो जमीन को लाल रंग से भर रहा था। उसके आसपास टूटे हुए मटकों के टुकड़े बिखर गए थे, जैसे गांव वालों के जीवन और मौत के बीच का वो अंतिम निशान। औरतें अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई देख रही थीं और मर्द सामने खड़े थे। खौफ के साथ साथ उनके चेहरों पर एक जीत की छवि भी नजर आई।